ओके गाइस, सुनते। प्रीवियस 2 लेक्चर्स जुडिशरी के हुए, तो स्वाभाविक है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जब पढ़ना चालू करेंगे तो जुडिशरी के ही पहले 2 बॉडीज़ हम देखेंगे। ऐसे में ना, जैसे देर आर मल्टीपल वेज ऑफ टीचिंग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। जैसे द ऑब्वियस वंस आर गोइंग चैप्टर बाय चैप्टर, then there are people who understand every body working, make notes of every so on and so forth. एक तरीका डिवाइस किया है मैंने ताकि हमारे ये जो सो कॉल्ड 10-12 चैप्टर्स है ये कम समय में ज़्यादा एफिशिएंटली पूरा किया जा सके। उसमें नोट मेकिंग का एक पार्ट इन्वॉल्व रहेगा, कहीं मैं आपकी मदद करूंगा और कहीं अंडरस्टैंडिंग की। वो स्टार्ट करेंगे हम पहले अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल में, तो उस चीज़ की नौबत इसीलिए नहीं है क्योंकि बहुत सारा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का वो वाला हैंगओवर चल रहा है जिसके बेसिस पर इसको ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन उसके बाद जो अपना चालू होगा उसमें हम उसी चीज़ को फॉलो करेंगे। पहले इनको लेकर बात करते हैं। जैसे बच्चों, इनका नाम मैंने कब लिया है आपके सामने? एग्जीक्यूटिव। तो मुझे ना जैसे एग्जीक्यूटिव का हायरार्की बनाना है। एनीबडी? somebody said president. Hold, I need to change the marker color. Okay, president, फिर वाइस प्रेसिडेंट, फिर पीएम, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, फिर अब मेरे को एक क्वेश्चन है। ठीक है, आपने कहा ये एग्जीक्यूटिव है, मैंने यहां लिख दिया। 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी में वन ऑफ द पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो जुडिशरी है। तो मेरा जुडिशरी भी पढ़ाकर खत्म हो गया है, तो आई हैव द लेवरेज ऑफ राइटिंग SC, HC एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो आई हैव अ क्वेश्चन। मैं ना अटॉर्नी जनरल यहां नहीं लिखना चाहता हूं, तो मैं कहां लिखूं? मैं अटॉर्नी जनरल कहां लिखूं? और ये सवाल इसीलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मैंने पहले पढ़ाया है। See, my question is, I want to write here, somewhere I want to write Attorney General, which diagrammatically सही प्लेसमेंट होना। जो स्टाइल ऑफ टीचिंग हम फॉलो कर रहे हैं, लर्निंग, हाँ, पर पार्लियामेंट यहाँ लिखा ही नहीं है। और पहली बात, इफ ही और शी इज पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, तो पार्लियामेंट इज तो लेजिस्लेचर, तो द आंसर गोज रॉन्ग एनीवेज। अच्छा, द स्टाइल ऑफ टीचिंग दैट वी आर प्लानिंग टू carry forward in the next 2.5 hours is core understanding of the body first. That typical learning, yes, we have to do 65 साल तक की उम्र के लिए होते हैं, 6 साल काम कर सकते हैं, वो तो ब्रेड बटर है उस पार्ट का। बट अंडरस्टैंडिंग अगर जनरेट नहीं हुई ना उनके रोल की, तो आप ये मत सोचिएगा कि लॉन्ग टर्म में आपको पॉलिटी या यूपीएससी या जीपीएससी के प्रीलिम में यही याद रहेगा। इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट। सो आई वांट टू प्लेस दैट पर्सन हियर समवेयर। वेयर? जैसे देखो, दोनों के बीच में इसलिए प्लेस नहीं कर सकते, यहां बीच में लाइन पे टेक अ कॉल, लाइन पे नहीं करूंगा मैं। सुप्रीम कोर्ट में वो सुप्रीम कोर्ट का बंदा होता ही नहीं है, क्योंकि हमारी बात हुई है कि वो एग्जीक्यूटिव साइड है, तो एक बात तो तय है कि वो लाइन के इसी साइड होंगे। जुडिशरी का पार्ट तो वो है ही। ओके, होल्ड, थैंक यू। मैं यहां प्लेस कर नहीं, हायरार्की का तो गेम ही बाद में आएगा। मैं उनको यहाँ प्लेस कर रहा हूँ और मैंने कर दिया है। आपसे पूछा नहीं पूछा, सॉरी फॉर दैट। किस बेसिस पे किया होगा? और मैं कह रहा हूँ कि मैं सही हूँ और आपको पुराने ज्ञान से बताओ। चल, अच्छा एक काम करते हैं, इससे पहले अटॉर्नी जनरल की 2 बार बात हुई है। फर्स्ट एवर लेक्चर ऑफ एग्जीक्यूटिव, उनको यहाँ प्लेस कर दिया था क्योंकि लिस्ट ही ऐसी तरीके से थी। और फिर 2 बार और इनको लेकर किसी चैप्टर में बात हुई है। somebody said joint sitting, but there are 2-3 lines before that also.
There are 2-3 lines before that also. Okay, I give it a start. AG can sit in any house of the parliament. First point. फिर participate in the proceedings of any house of the parliament. Speak and ask questions in any house of the parliament. He cannot vote, but दो और एक्चुअली 3 और तीनों बातें हुई है. स्टार्ट. मैं दूं 5वां. He or she can be a part of the joint sitting. छठा, वो किसी भी कमेटी का पार्ट हो सकते हैं. 7वां, उनको प्रिविलेजेस है पार्लियामेंट्री. तो हमारी नज़र में तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जैसे हुए ना, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को लेकर हमने क्या बात किया था, वो किसी भी हाउस में बैठ सकते हैं. मान लीजिए एस जयशंकर साहब की बात करते हैं, तो वो अगर राज्यसभा को बिलोंग करते तो वो लोकसभा में बैठ सकते हैं, प्रोसीडिंग का पार्ट बन सकते हैं, वो इसका कर सकते हैं, वो कर सकते हैं. बट ही और शी इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू वोट इन द हाउस, क्योंकि वो किसी और हाउस के मेंबर है या जिस भी हाउस के मेंबर है वो वहाँ पर वोट करेंगे ना. तो ये 6-7 फीचर्स को लेकर तो अटॉर्नी जनरल को लेकर हमारी बात हुई थी ना. ऐसे ही हाँ बोल दो यार, मान जाऊँगा, थैंक्स. तो मेरा इतना ख्याल रखते हो, इसीलिए मैं रोज़ आता हूँ. सो अटॉर्नी जनरल को लेकर बात करते हैं. वो किसी भी हाउस में बैठ सकते हैं, जॉइंट सिटिंग का पार्ट बन सकते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो मेरे से यूपीएससी एग्जाम में गलती हुई है, वो किसी भी कमेटी के मेंबर भी हो सकते हैं. सही बात है, जॉइंट सिटिंग में भी बैठ सकते हैं. ये वो. अब यस्टरडे के लेक्चर से इसको पिक करते हैं. एक क्वेश्चन है यस्टरडे के लेक्चर के हिसाब से, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से कौन से आर्टिकल के तहत कोई भी प्रकार का सुझाव मांगते हैं. 143. एक्चुअली में ना ऐसा डायग्राम ही गलत है. डायग्राम ऐसा होता है 143 का, क्योंकि ना जब प्रेसिडेंट महोदय सुप्रीम कोर्ट के लॉयर से बात करते हैं तो एक्चुअली में अटॉर्नी जनरल बात करते हैं. प्रेसिडेंट को तो एक विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बट उनको तो वो वकील वाली लैंग्वेज समझ ही नहीं आती होगी. वो बोलेंगे ना, बट इन दिस केस सर अंडर आर्टिकल ये. वो मुर्मू जी किनको पूछे, 1 मिनट भाई, अपना कोई आदमी लेकर आओ. तो उनके आदमी में सबसे टॉप आदमी तो एग्जीक्यूटिव का वही बंदा होगा ना. सही बात है, सही बात है, सही बात है. तो इसीलिए 8वां पॉइंट तैयार हो गया है अटॉर्नी जनरल का. चल बता, अगर मैं आपको बोलता कि भाई अटॉर्नी जनरल ढूंढो, तो आप क्या क्वालिफिकेशन लगाते. हाँ, चीफ जस्टिस जैसा नहीं, क्योंकि चीफ जस्टिस के लिए तो कोई क्राइटेरिया ही नहीं है. क्वालिफिकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज जैसा होना चाहिए. चीफ जस्टिस तो उनमें से एक को चुनते हैं ना. चीफ जस्टिस के लिए कोई क्वालिफिकेशन दिया संविधान में? जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के लिए दिया हुआ है. तो एक ऐसा बंदा चुन के आना जो सुप्रीम कोर्ट जज बनने के जैसा ओहदा रखता हो. ठीक है, एक बंदा आया, हमने कहा भाई साहब आज के बाद से आप हमारे साथ काम करेंगे और प्लीज़ हमारे लिए 2 काम जरूर कीजिएगा. ये आप जो सदन में बैठते हैं, कोई भी तरीके की बात करते, कमेटी का मेंबर बनते, कहीं पर भी बोलते, जॉइंट सिटिंग में बैठते, वो तो बहुत बढ़िया है. आप हमारा सरकारी वकील बन के, सरकार के वकील बन के, सरकारी वकील अलग होता है और सरकार के वकील अलग होता है, बन के प्लीज़ हमारा केस कहीं भी हिंदुस्तान में फाइल होगा ना, तो प्लीज़ वहाँ जाकर वो केस को देख समझ लीजिएगा ना. प्लीज़, wherever the government of India is a litigant, प्लीज़ मेक श्योर अटॉर्नी जनरल साहब कि आप वहाँ पर जाएं. तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन के तैयार हो जाइए. तो उन्होंने बोला हाँ कोई तरीके की दिक्कत नहीं है. सही है. तो चलो, क्वालिफिकेशन तय हो गई. सुप्रीम कोर्ट जज जैसे. पगार कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट. रिज़ाइन किसको करेंगे? प्रेसिडेंट. ओथ कौन दिलाएंगे? झूठ. मैंने ओथ को लेकर एक बात कही थी. ओथ कौन से शेड्यूल में? उस शेड्यूल में कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? कैग. तो फिर ये ओथ क्यों लेगा? तो हम क्या करने वाले पता है? हर एक का फ़ोटो बनाएंगे और हर वो बात जो उनको लेकर 3 या 4 ऐसी बात जो एग्ज़ाम में हमसे गलती होने के हाई चांस रखेंगे, उसका नोट मेकिंग भी कर लेंगे. मैं यहाँ मार्क करा दूंगा, नोट मेकिंग आप कर लीजिएगा. वो ओथ लेंगे ही नहीं. चल मैं एक प्रावधान देता हूँ. तो ये हमसे पूछेंगे, सुनिएगा, जैसे अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के लॉयर बनने के लायक होते हैं तो डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट हो सकते हैं.
ये वो। मैं आपसे खाली कह रहा हूँ बच्चों, इनको प्राइवेट प्रैक्टिस करना अलाउड है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि इनको प्राइवेट प्रैक्टिस करना अलाउड है, तो फिर इनके रिमूवल का प्रोसीजर क्या होगा? खाली बोलना होगा कि साहब आप आज से आए, आप कल से मत आइएगा। जब ये प्राइवेट प्रैक्टिस, हाँ, एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होंगे। प्राइवेट प्रैक्टिस जब करेंगे तो दो चीज़ें हम इनको क्या बोलेंगे? अगर आप राष्ट्रपति होते तो इनको क्या बोलते? दो चीज़ें कि आप सर मैं प्राइवेट प्रैक्टिस तो करूँगा, लेकिन हमने कहा दो चीज़ों का ध्यान रखेगा। पहला, सरकार के विरुद्ध मत लीजिएगा, सरकार के विरुद्ध मत ले लीजिएगा, और दूसरा क्रिमिनल केस मत ले लीजिएगा, या क्रिमिनल केस ले तो हमसे पूछिएगा। सिविल केसेस जितने लेने हो आप ले लीजिएगा। जस्ट आस्किंग, ये जब प्राइवेट प्रैक्टिस करते तो इनकी पगार प्रेसिडेंट से ज़्यादा होगी या कम? कमाई बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए ये खुद भी अगर चाहे तो छोड़ सकते हैं। सही बात है। फोटो बन रही है इनकी, अब ध्यान से सुनते हैं। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं ये, सही है। और दो चार चीज़ें जो सस्ती सस्ती मेरे काम की, बोर्ड पे ही देखिएगा बच्चों। क्वालिफिकेशन में जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होता है, ये पूरा क्वालिफिकेशन लिया है, ये तो ओके है ना हमारी तरफ से। एक जगह पर मेंस के प्रीलिम्स के हिसाब से बात पे ध्यान, जैसे यहां एमिनेंट जूरिस्ट लिखा है, तो सुप्रीम कोर्ट वाले चैप्टर में क्या लिखा है? दोनों वर्ड्स में फर्क मेरी नज़र में खास नहीं, पर एग्जाम के लिए जरूरी है। तो ये एमिनेंट जूरिस्ट या डिस्टिंग्विश जूरिस्ट होने चाहिए। फेयर बच्चों। टर्म ऑफ ऑफिस एजी, जैसे देखो मैं कुछ बता देता हूँ। आज उनका रिक्रूटमेंट हुआ, उन्होंने केस लेना चालू किया, टर्म ऑफ ऑफिस इज़ नॉट फिक्स्ड। तो बोला कि सर हमको कब तक रहना होगा? इन्होंने कहा कि हमको कब तक रहना होगा? हमने कहा सरकार के लिए वकील है, जब तक सरकार है तब तक। तो बोले गिर गई तो आप भी चले जाइएगा। पूछ रहा है ऐसे मजाक में, इनको क्यों चले जाना? सपोज कीजिए, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बट मोदी जी की सरकार है, ये मोदी जी के एजी हैं, सरकार गिर गई, सरकार गिर गई, इनको क्यों चले जाना चाहिए? इनको क्यों चले जाना चाहिए? हाँ, लॉजिकल आंसर ये है कि एग्जीक्यूटिव में आते हैं, एग्जीक्यूटिव चेंज हो गया है तो आप एग्जीक्यूटिव के पार्ट है तो आप भी चेंज होंगे। तो ये क्या बोलेंगे, पर प्रेसिडेंट तो चेंज नहीं हुआ। हमने कहा भाई रिलैक्स, है ना। इनको क्यों चले जाना चाहिए पता है? क्योंकि अगर यहाँ राहुल गांधी आ गए तो ये ऑपोजिशन के वकील जैसा वाइब देते हैं कि ये मोदी जी वाले वकील हैं, तो इसलिए इनको चले जाना चाहिए। नई सरकार आएगी, अपने हिसाब से नए अटॉर्नी जनरल रखेगी अपने एग्जीक्यूटिव की टीम में, तो इसीलिए इनके रिमूवल का कोई प्रोसीजर नहीं है। ही और शी इज़ एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, विल रिजाइन by giving it on the table of the president and leave. Morally, how does he or she leave? If there is a fall of the government, he or she will leave. बराबर? Remuneration is always decided by the president. सही है? ध्यान से, जैसे Constitution does not contain, उनके प्रोसीजर रिमूवल के लिए कोई बात नहीं है, वो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट उनको कभी भी निकाल सकता है, वो भी रिजाइन प्रेसिडेंट को ही करके कर सकते हैं। सही है? सही है। इनका फोटो दिमाग में रहेगा तो बहुत कुछ नहीं पढ़ना पड़ता है। मेन इंपॉर्टेंट इनका काम, मेन इंपॉर्टेंट इनका काम बच्चों, सिंपल सिंपल चीजें। सरकार को एडवाइस देंगे, हाँ, वो ड्यूटी परफॉर्म करेंगे कागज पत्तर का, हाँ, और ये रहा मेरे प्रीलिम का काम का। टू डिस्चार्ज द फंक्शंस ऑन हिम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर लॉ का मतलब है संविधान में जो इनके लिए काम लिखा है वो तो इनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एक संवैधानिक पद है। वॉट एवर इज कॉन्फर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ ड्यूटी फॉर द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वो तो करना ही पड़ेगा। बट अगर कोई और कानून के तहत भी ये कहा जाता है कि एजी साहब करना पड़ेगा, तो उनको करना पड़ेगा। बराबर? वो क्या काम करते हैं? गवर्नमेंट के बिहाफ पे खड़े रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में 143 के तहत खड़े रहते हैं, और वो किसी भी हाई कोर्ट में अगर कोई भी भारत सरकार का केस है तो खड़े रहते हैं। आप समझ पा रहे हैं? ये तो तीनों यहीं से ऑब्वियस हो गया। ये कहाँ खड़े रहते हैं? कोई एससी में केस हो तो, कोई एचसी में केस हो तो, 143 के तहत कोई बात काम करना हो तो। सही है? और ये जो मैं आपसे बात कर रहा था,
1. Audience in all courts of the country. Right to speak. Take part in the proceedings. Joint sitting also. Part of any committee. बराबर 1 2 3 4 5 आइटम लगेगा और ये छठा प्रिविलेजेस मिलता है उनको सारे पार्लियामेंट के मेंबर का, और ये सारी बात हमारी पहले हो चुकी है पार्लियामेंट वाले चैप्टर में। फेयर, ये इनका मेजर है। ओके, एक और चीज प्लीज मार्क पॉइंट नंबर 3। ही शुड नॉट डिफेंड अक्यूज्ड पर्सन इन क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन विदाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सिविल केसेस में बिना सरकार के परमिशन के वो किसी को भी डिफेंड कर सकते हैं, पर अगर उन्होंने बाय चांस कोई क्रिमिनल केस ले लिया है तो उनको भारत सरकार से पहले पूछ लेना चाहिए और फिर ही उसको डिफेंड करना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अटॉर्नी जनरल इज नॉट अ फुल टाइम काउंसिल, इसीलिए वो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं कहलाते हैं, वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि क्रिमिनल केसेस में क्या होता है, एक मॉरल प्रॉब्लम है। जैसे हमने आपको चाकू मारा, ये लांछन है हम पे, तो जो वकील होते हैं, आप भी वकील हायर कर सकते हैं, हम भी वकील हायर कर सकते हैं। मोर ऑफन देन नॉट ऐसा होता है कि अगर मैं ज्यादा पैसे देकर ऐसे किसी वकील को हायर कर लेता हूं तो वो फेस वैल्यू पर क्या लगता है पता है, जिसने चाकू खाया ये उसके वकील नहीं है, जिसने चाकू मारा ये उसके वकील है, तो ये ऐसे टाइप के केस को डिफेंड करते हैं। तो इस वजह से सरकार ये चाहती कि क्रिमिनल केसेस में पहले से ही अक्यूज्ड और विक्टिम मॉरली डिसाइड हो गया होता है। तो ज्यादातर बार ऐसा होता है कि अगर आप किसी भी क्रिमिनल केसेस में किसी अक्यूज्ड के वकील है तो बहुत नेगेटिव, आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल, तो बहुत नेगेटिव वाइब रहता है। तो फिर वो गवर्नमेंट, मतलब एक संवैधानिक पद पर हमारा भी एक सरकारी एग्जीक्यूटिव आदमी है, तो ना ही हो तो वो ज़्यादा ठीक है। दैट इज़ द होल आइडिया बिहाइंड इट। जैसे समबडी बिकम्स अ सलमान खान वकील तो बहुत नेगेटिव जाता है, राजस्थान सरकार का वकील बनते तो वाह बढ़िया है। तो पहले से डिसाइडेड है, जिसमें कि सलमान खान ने नहीं मारा है उस बात पे कोई जा नहीं रहा है, ऐसा राइट। दो इंपॉर्टेंट बातें उनके बारे में उतना ही था। जैसे अगर मैं एजी हूँ, एक सिंगल आदमी होता है, सरकार के खिलाफ 1 लाख केस चलते पूरे हिंदुस्तान में, दिन भर में अभी फ्लाइट लेकर कलकत्ता, फिर दिल्ली, फिर बम्बई, फिर सूरत से लेकर दिन भर फ्लाइट में रह जाऊंगा, कोर्ट का केस तो कब सुनूंगा मैं नहीं जानता। तो हमें को आदमी चाहिए, हमारे नीचे हम एक हमारे ही जैसा आदमी रखते हैं, पर हम क्योंकि संवैधानिक पोस्ट पे तो इसीलिए हमको अटॉर्नी जनरल बुलाते हैं, और हमारे नीचे जो बंदा होता है वो सॉलिसिटर जनरल होता है। तो सॉलिसिटर जनरल एक्चुअली एक ऐसा पद है जो अटॉर्नी जनरल को हेल्प करता है। प्लस प्लीज़ बहुत ध्यान से इस बात को याद रखिएगा, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, क्योंकि और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो अटॉर्नी जनरल अपने साथ लेकर चलते हैं, सॉलिसिटर जनरल उनमें से एक होते हैं। तो बस ये लिखा हुआ है, मतलब ओनली द ऑफिस ऑफ एजी इज क्रिएटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सॉलिसिटर जनरल जैसा कुछ होता नहीं। वो जब हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे थे तो हम वो पढ़ रहे थे ना, सीनियर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, अदर एडवोकेट्स, ये उसी की तरह सॉलिसिटर जनरल है। फिर एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट पे चलते हैं। ये बात समझ आ गई आपको इनको लेकर? इनका मेन काम, जैसे प्रीवियस लेक्चर से करेक्ट करें, 143। ओके, एडवोकेट जनरल। अच्छा एक ही मिनट, हाँ ठीक है। एडवोकेट जनरल गाइस इज द हाईएस्ट लॉ ऑफ द स्टेट। जो बारीक डिफरेंस ही है, अदरवाइज 99% सेम है, पर जो बारीक डिफरेंस है जिसमें गवर्नर अपॉइंट करता है, गवर्नर छोड़ता है, वो सब देख लेते हैं। 1 पेज का ही चैप्टर है, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। बच्चों
अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, प्लीज क्वालिफाइड टू बी ए जज ऑफ द हाई कोर्ट। सही है, जज ऑफ द हाई कोर्ट। बाकी सारी चीजें सेम है। रेजिग्नेशन ये गवर्नर को देंगे। सही है ना, सेम सेम। और कुछ डिफरेंस होता तो मैं बात करता आपसे। ध्यान से, इनका क्या काम है, एक चीज खाली, विद इन द स्टेट। और ये 2 चैप्टर हो गए। एक पेज का कुछ भी चेंज नहीं मतलब उसमें आर्टिकल नंबर और गवर्नर। फिर आगे बढ़ सकता हूँ? ओके, अब हम ऑफिशियली ये पढ़ना स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। मुझे 2 चीज़ों पर एक लॉजिक क्रिएट करने की इच्छा है। सुनिए, मैं आपकी हेल्प करता जाऊंगा और टेबल में हम चीज़ें डालते जाएंगे। मैं कह रहा हूँ, मैं आपकी हेल्प करता जाऊंगा और हम टेबल में चीज़ें डालते जाएंगे। आप अपने साथ टेबल भी बनाएंगे, बट कुछ और भी है जो हम ट्राई करना चाह रहे हैं। जैसे बच्चों, टेबल में सबसे पहले पोस्ट, ऑब्वियसली मैक्सिमम एज, ये सेकंड, सर्विस ड्यूरेशन थर्ड, अपॉइंटेड बाय फोर्थ, resigns to, qualification, report to, salary plus allowance, pension, reappoint, removal एंड लास्ट इनका काम टेबल में नहीं आ सकता। इस फ्लो को तो मेंटेन करना ही है, बेयर मिनिमम है ये। और अगर हम जो भी 8-10 बॉडीज़ हैं उनका ये कर लिए तो हमारा रिवीजन वाला पार्ट, एसी ठीक करना, तो हमारा रिवीजन वाला पार्ट ठीक हो जाएगा। फिर मेरी इच्छा ये है कि, अच्छा आप पहले लिख लीजिए। तो वो तो संवैधानिक पद ही नहीं है ना, प्रेसिडेंट मतलब डिसाइड प्रेसिडेंट करते हैं। ओथ का प्रोसीजर जो रखते हैं, हाँ आज पढ़ेंगे।
आज पढ़ेंगे? सुने, टेबल का हेड ही देना था, इतनी देर से वही बना रहे, बनाना ही बोल देता 5 बॉडी के तो रात हो जाती। भरवा मैं रहा हूं तो भी इतना समय। सुनते हैं, मुद्दे पे आना है। जैसे पहले कैग पढ़ना है। मेरा प्लान क्या है, पहले इनकी फोटो बनाएंगे दिमाग में कि ये क्या काम करते हैं, क्योंकि अगर फोटो नहीं बनी, अच्छा प्लान क्या है, पहले इनके बारे में बताऊंगा, समझाऊंगा, कुछ बारीक बात समझेंगे, इनकी वर्किंग समझेंगे। उसके बाद बिना चैप्टर को देखे हुए हम इसको भरने की ट्राई करेंगे। मतलब ये मैक्स एज ये सब तो मैं ही बता दूंगा, जो फैक्चुअल है 6 साल भाई 65 साल, वो सब कोई बात नहीं, वो मेरा हुआ हेडेक। पर मैं आपसे कुछ कुछ पूछूंगा कि इनका क्वालिफिकेशन लगता है क्या, आपको लगता है क्या कि ये रिपोर्ट बनाते होंगे, आपके हिसाब से इनको रीअपॉइंट कर दूं? कोई खास काम? तो हम जब उनको वर्किंग समझने लगेंगे तो लॉन्ग टर्म रिटेन रहता है, अदरवाइज तो 2-2 पेज ही है। भगाना हो तो बहुत टॉप स्पीड में दौड़ता है ये, वो काम नहीं करेंगे। तो जितना हमको समझ आता है, कैग को लेकर एक फ़ोटो बनाता हूँ पहले। बच्चों ऐसा है, अच्छा एक क्वेश्चन, जैसे सिविल सर्विसेज का जब यूपीएससी का इंटरव्यू जब क्वालिफाई होता है, इंटरव्यू का कॉल आता है, तो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है, डैफ। उस डैफ में हर किसी को सर्विस प्रेफरेंस भरना होता है कि बताइए आप अपने रैंक के हिसाब से कौन सी सर्विस लेना पसंद करेंगे। तो ज़्यादातर लोग सबसे टॉप सर्विस कौन सी लेते हैं? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, फिर कोई आईपीएस लेता है, अदरवाइज कोई फॉरेन सर्विसेज लेता है, फिर हाँ इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, तो कोई जीएसटी लेता है, कोई इनकम टैक्स। तो अगर कोई जीएसटी ले लिया तो 5वें नंबर पर कोई इनकम टैक्स ले लिया। छठा हाँ छठा IDES, इंडियन डिफेंस एस्टेट अकाउंट। रेलवे सर्विस 2500-2700 लोगों का कॉल आता है, 100 लोग रेलवेज डालते हैं, पर वो नंबर थोड़ा कम है। मेरा क्वेश्चन ये है कि इन 5 के बाद 6th सबसे पॉपुलर सर्विस कौन सा है? हाँ यूनियन टेरिटरी बहुत कम लोग डालते हैं। मतलब गाइस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, उसको कहते हैं इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस। ये जो सर्विस होती है ना, इस सर्विस में बहुत सारे लोग अलग अलग हायरार्की पे काम करते हैं, यूपीएससी के थ्रू पास किए हुए रहते हैं, नीचे का स्टाफ वगैरह नहीं है। और जब आप में से कोई भी अगर इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस लेगा, तो आप अगर यहाँ से एंटर किए हैं तो धीरे धीरे 30-35 साल तक आप इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विस में ही प्रमोट होकर सीनियर बनते हैं, इस पूरे को संभालते हैं। कैग बेसिकली इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट को संभालते हैं। क्यों पता है? क्योंकि कैग ही तो चीफ ऑडिटर जनरल है। तो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट वाले अगर 30-35 साल की सर्विस होती है तो उनका मेजर काम क्या होता है? ऑडिटिंग का, बराबर। ये जब इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट से जाते हैं तो उनके ऊपर जो कोई बन के आते हैं वो कैग होते हैं। तो इनका टोटल काम ऑडिटिंग का है। ये पहली बात। लेकिन इस बात से ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए प्रीवियस ज्ञान का थोड़ा इम्पोर्टेंस है। एक क्वेश्चन मैंने आपसे, अच्छा ऑडिट फंड्स का होगा, इसमें कोई दो राय? मैंने आपसे कितने प्रकार के फंड्स की बात की थी? पहला कंसोलिडेटेड फंड,
फाइन, पूछ रहा हूँ इसमें कितने प्रकार हो सकते हैं? हाँ, होल्ड, व्हाई नॉट? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड लॉजिक। दूसरा कौन सा फंड है? कंटीजेंसी। तो एक क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को देते हैं तो राज्यपाल को भी देंगे क्या? हाँ, क्यों? देश में ही आपदा आ सकती है, राज्य में आपदा नहीं आ सकती। और राज्य कहाँ है? ये लॉजिक बैठता है, पर उनको बोले 100-200 करोड़ राज्यपाल को दे दो, नहीं देना है। क्यों नहीं देना भाई? कंटीजेंसी में भी दो होते हैं। थर्ड, मैं क्या बोल रहा हूं, कैग केंद्र का होता है या राज्य का भी होता है? सिर्फ केंद्र का ही होता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में होता ना, वरना लिस्ट में। जैसे यूपीएससी होता है तो जीपीएससी है, स्टेट पीसीएस, मतलब यूपीएससी के चेयरमैन अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो जीपीएससी के चेयरमैन भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। बट कैग ऑफ इंडिया है तो कैग ऑफ स्टेट तो है ही नहीं, तो फिर राज्य का ऑडिटिंग कौन करेगा? कैग। मैं क्या कहना चाह रहा था पता है इस बात से, ये जितना लिखा है ना सबका ऑडिटिंग कैग करते हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, ये जितना लिखा है ना सबका ऑडिटिंग कैग करते हैं। सही है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का भी, स्टेट का भी, यूटी का भी, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया का भी, कंटीजेंसी फंड ऑफ स्टेट का भी। तो इस आदमी का बेसिक काम क्या हुआ बच्चों? ऑडिटिंग का। तो अगर मैंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करोगे, तो ये और किस किस चीज का ऑडिटिंग कर सकते होंगे? हाँ कि ना? सरकारी कंपनियों का ऑडिटिंग नहीं कर सकते? कर सकते। मेरा एक क्वेश्चन है, लोकल बॉडीज का कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, क्योंकि लोकल बॉडीज को केंद्र पैसा देता है। सही है? एक सरकारी कंपनी है, मतलब एक कंपनी है, उसमें 60% स्टेक गवर्नमेंट का है, तो उस कंपनी को क्या बोलते हैं लोग इन जनरल? सरकारी कंपनी। 51% से ज़्यादा स्टेक है ना? एक कंपनी है उसमें 10% ही स्टेक है सरकार का, और 90, हाँ नहीं, मैंने कह रहा हूँ सरकार का किसी कंपनी में 50% से कम स्टेक है, और सरकार मालिक नहीं है, पर सरकार का किसी कंपनी में 10% स्टेक है, तो मैं ये कह रहा हूँ उसका ऑडिटिंग कर सकता है क्या ये? हाँ, सरकार का पैसा है ना उसमें। तो बेसिक बात हमको क्या समझ आ रही है, सरकार के थ्रू गया हुआ अगर किसी भी प्रकार का कहीं पैसा है, कैग ऑडिट कर सकता है। क्यों दिया है ये हक कैग को? क्योंकि एक बंदा तो चाहिए ना जो खजांची का काम करे, और वो पैसा जो सरकार का पैसा वो एक्चुअली में किसका पैसा है? पब्लिक का पैसा है, आंसरेबिलिटी के लिए। तो इसीलिए जिसमें स्टेक है उसका भी ऑडिटिंग करेगा, और सारे फंड्स का ऑडिटिंग करेगा। ये हुआ पहला, इनको लेकर फोटो, आगे बात करेंगे। मैंने आपसे जब कमिटीज़ पढ़ा रहा था तो कुछ रिपोर्ट्स की बात हुई थी। थैंक यू। 3 रिपोर्ट्स। तो मैंने यहाँ लिखा कि यहाँ ये लिखा है कि कैग किस किस की ऑडिटिंग करेगा, और हम वैल्यू ऐड कर लेंगे। ये तो पहले हमारी फ़ोटो बनाने के लिए दिमाग में, अंग्रेज़ी और लिखी होगी उसमें। तो 3 रिपोर्ट है, कौन सी? तीन रिपोर्ट है। थैंक यू। एप्रोप्रिएशन रिपोर्ट, फिर फाइनेंस रिपोर्ट, फिर पब्लिक अंडरटेकिंग की रिपोर्ट। सही है? फिर हमने कमेटी की बात की थी। इनको कौन सी कमेटी?
इनको कौन सी कमेटी है? फिर यहाँ क्या लिखूं? फिर यहाँ क्या लिखूं? बात तो समझ आ ही रही होगी। जब बात हुई थी तब ऐसी ही बात हुई थी, बस शब्दों में ज़्यादा था। कैग 3 रिपोर्ट्स निकालते हैं। कैग 3 रिपोर्ट्स निकालते हैं, अप्रोप्रिएशन, और पूरी बात हो चुकी है अप्रोप्रिएशन एक्ट के तहत। बजट में बात किया था, फाइनेंस बात हो चुकी है, पब्लिक अंडरटेकिंग्स, ये तो पब्लिक अंडरटेकिंग्स का कोपू को रिपोर्ट सबमिट करते हैं। कोपू को प्रेसिडेंट को देते और या वो प्रेसिडेंट को देते और फिर पार्लियामेंट में बैठ के होता है, बराबर है ना। एक सेंटेंस था दैट द कैग इज द डैश डैश एंड डैश ऑफ पैक। The CAG is the dash dash and dash of PAC. Is the friend, philosopher and guide of the PAC. वहाँ लिखा हुआ है। जब भी पैक पढ़ाई नहीं की है कमेटी वमेटी की, इतनी मेहनत से तो पढ़ाया था, इतना ढांचा ढूंचा बना। कोई नहीं, मैं तो अपना काम करूं। तीन रिपोर्ट बनाने का इसका काम है। जैसे इसका जो कोर काम है, उस काम में एक एक्स्ट्रा काम भी ये करता है। बच्चों, ये जब ऑडिट करते हैं ना, तो इन सब की रियल टाइम ऑडिट मतलब एक ऑडिट होती है, जिस ऑडिट को उस ऑडिट मतलब ये होता है लीगल प्लस रेगुलेटरी ऑडिट। यही सब लोग करते हैं कि ठीक है, दिखा कैसा है, ओ भाई कागज़ तो है ही नहीं, वगैरह वगैरह। यही चार्टर्ड अकाउंटेंसी की ऑडिटिंग में भी यही काम आता है। कैग को ना एक एक्स्ट्रा ऑडिटिंग का फीचर दे रखा है। उसको क्या बोला है पता है? प्लीज़ तू प्रोप्राइटरी ऑडिट भी करना ना। तो बोले प्रोप्राइटरी ऑडिट मतलब कि जैसे हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हाँ कौशल भाई वो खाता वगैरह भेज दो ना तो मैं देख लेता हूँ। भेजता हूँ, हाँ ठीक है, ये ओके ठीक है, सब मिल गया है आपका, थप्पा लगा के भेज देते हैं। जो थोड़े से बेहतर हमारे सीए दोस्त हैं, वो जब करते हैं तो मुझे क्या बताते पता है? यार इससे काम में बहुत नुकसान होता है, ये मत किया करो, इसकी जगह ऐसे करो ना तो थोड़ा कमाई भी बढ़ेगा, 2 रुपया बचेगा भी, सरकार के हिसाब से भी ठीक है ये वो। तो वो अपने डोमेन से बाहर जाकर हमको मदद करते हैं ना, वो प्रोप्राइटरी ऑडिट होता है। उस केस में जैसे 3 शब्दों का इस्तेमाल है कि प्रोप्राइटरी ऑडिट में वो विजडम, फेथफुलनेस और बोर्ड पे वो विजडम, फेथफुलनेस और इकोनॉमी, ये तीनों चीज़ों से सजेस्ट करते हैं। विजडम का मतलब क्या होता है? विवेक, विजडम। फेथफुलनेस, इकोनॉमी इज बेसिकली टू कीप इट इकोनॉमिक रैशनली, ये बताता है वो। कैग मोटे मोटे लेवल पर इंडिया में ये सब का ऑडिटिंग का काम करते हैं। यही वो वाला ऑडिट है। जैसे लीगल एंड रेगुलेटरी ऑडिट इसी सब का होता है, और इनका प्रोप्राइटरी ऑडिट भी होता है। उसके अलावा ये 3 रिपोर्ट बनाने का इनका काम है। इसके अलावा प्लस माइनस 2-3 चीज़ें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में काम आएगा। कैग की फोटो बन रही है क्या? जैसे यही कैग की टीम होती है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स, और उसी में सबसे टॉप कैग होते हैं हमेशा। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। बात समझ आ रही है? मुझे ना पहले इस टेबल में कुछ लिखाना है और कुछ पूछना है, लिखते हैं, फिर वो लिखेंगे, सब कुछ करना है। लिखो, कैग में मैक्सिमम ईयर 65, सर्विस ड्यूरेशन 6 years, बच्चों अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, resigns to president, and I have a question. What do you think? कैग को क्वालिफिकेशन लगेगा क्या?
ऐसा कभी भी कोई क्वालिफिकेशन हो सकता है सीनियर आईएएस? आजकल तो ट्रेंड ये है कि कोई आईएएस होता है उसको जूनियर कोई बोलता ही नहीं है। एक 25 साल के भी आईएएस होते तो बोलते एक सीनियर आईएएस ऑफिसर, क्योंकि उनको लोअर लेवल से देखते, क्लरिकल लेवल से, तो वो सीनियर लगते हैं। आईएएस के स्केल पे देखते तो ही जूनियर लगते हैं, पर गाड़ी उनको मिली होती है तो वो सीनियर ही। मैंने ना आपको क्या सोचने बोला है पता है? इनका काम पढ़ा देने के बाद आपको ये सोचने बोला है कि आपको लगता है कि इनको क्वालिफिकेशन लगता होगा। मुझे भी नहीं लगता। लिखो नॉट डिफाइंड। एक मिनट, मैंने अग्री कैसे कर गया मैं? क्यों नहीं लगता? हाँ, क्योंकि ऑलरेडी इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स की टीम बैठती ही है। क्वालिफिकेशन में एक सीनियर आईएएस ही हमेशा ज़्यादातर ये बनता है। तो पर से संविधान में उनको लेकर, दो इट इज़ अ टेक्निकल पोस्ट, बट वो सिर्फ ओवरसी करते हैं, इसीलिए कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन उनको लेकर संविधान में मेंशन्ड नहीं है। ज़्यादातर लोग जब एग्जाम हॉल में जाते तो उसी दिन संविधान रचते हैं, तो हम भी क्वेश्चन बनाते हैं स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन फॉर द कैग इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो लोग बोले भाई ऑडिट करता है तो कुछ तो होगा लिखा हुआ, हो सकता है मैंने नहीं पढ़ा हो। बात तो सही है। क्वालिफिकेशन रिपोर्ट्स टू, लिख 3 रिपोर्ट्स प्रेसिडेंट, 3 रिपोर्ट्स प्रेसिडेंट। सही है। सैलरी प्लस अलाउंस, CFI चार्ज्ड, हमारी बात हुई है। पेंशन CFI चार्ज्ड, हमारी बात हुई है। क्लास की कुछ शक्लें ऐसी है जिनका एक्सप्रेशन हमारे सेंटेंस के बाद मैच नहीं हुआ। हमने कहा हमारी बात हुई है, लोग इस तरह देखे कि एक तरफा प्यार हो। उसमें एक अनकहा सा एक शब्द था, कब? आप चाहें तो देख सकते हैं एक बार, बहुत कम एफर्ट लगता है, पर आप चाहें तो पार्लियामेंट वाले चैप्टर में जाएंगे, उसमें बजट वाला पार्ट खोलेंगे, चार्ज एक्सपेंडिचर का एक लिस्ट है। उस चार्ज एक्सपेंडिचर की लिस्ट में बहुत सारे लोग थे जिनका नाम लिखाया था। चलो एग्ज़ाम तो बाद में ले लूँगा, पहले भी लिया है, आगे भी लूँगा। कौन सी ऐसी बॉडी है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में चार्ज का पार्ट नहीं है? जैसे सवाल ये पूछा है कि कौन सी ऐसी बॉडी है, तो दो का ही है, नहीं बताना है, कोई भी एक नाम तो बताओगे ना। इलेक्शन कमीशन का नहीं है, तो जब इलेक्शन कमीशन यहाँ लिखेंगे तो सैलरी पेंशन अलाउंस चल। अगर यहाँ चार्ज्ड नहीं लिखूंगा और मैं नहीं लिखूंगा तो यहाँ क्या लिखूंगा? मेड। और एग्जाम में भी पूछूंगा हिज और हर सैलरी इज चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फ्लो में नीचे हिज और हर इज ऑन द मेड। और चार्ज तो कोई पढ़ता ही नहीं है, सबको लगता है हाँ इसी में तो ये आता ही नहीं। अरे चार्ज और मेड से सेंटेंस का फ़र्क है, उसको पढ़ना पड़ता है। हाँ, कुछ लोग तो समझ रहे होंगे क्या बात हो रही है, चलो इतना ही काफ़ी है। भाई आई एम नॉट राजमा चावल और पानी पूरी who can make everybody happy. क्वेश्चन, रीअपॉइंटमेंट कर सकते हैं क्या इनका? What rationality? With what rationality did you think yes? जैसे अभी तो पता चल, ये आप प्लीज सोचना शुरू कीजिए। वो कहते कि क्वालिफिकेशन नहीं है तो कर सकते हैं, ऐसे में नहीं करना चाहिए। वो बोलते एक्सपर्टीज़ है तो कर सकते हैं, पर लिखा है जब क्वालिफिकेशन नहीं है तो एक्सपर्टीज़ है कहाँ उनकी? मेरी तरफ से ना है। क्यों? कभी भी सरकार में ऐसे ऑडिटर को नहीं बिठाना चाहिए जो 10-12 साल से ऑडिटिंग करते हो। 6-6 साल में बदल ले, वही सही है। आंसरेबिलिटी बनी रहती है।
Please think. We are talking about some of the most coveted posts in the government of India. आपको संविधान लिखने के लिए बिठाया होता तो आप ये चर्चा करते ना, बाबा साहेब की इज्जत करते तो बाबा साहेब जैसा सोचा भी जा सकता है, तो हो सकता है रिटर्न में बाबा साहेब भी ऊपर से इज्जत करने लग जाएंगे. I will not reappoint a CAG. I will not. जैसे रिमूवल थोड़ा उधार रखना पड़ेगा. आप मेरी तरफ से लिखिए, पढ़ा तो मैं चुका हूं, लिखिए लाइक SC. मुजबानी रिपीट कर देता हूं. 100 मेंबर लोकसभा में, 50 मेंबर राज्यसभा में, फिर मोशन पास होगा, फिर स्पीकर यस बोलेंगे, फिर ये होगा, फिर एक कमेटी बैठेगी, उस कमेटी में 3 मेंबर होंगे, फिर वो जजेस इंक्वायरी एक्ट के तहत बैठेंगे, फिर वो लोग देंगे, फिर स्पेशल मेजॉरिटी होगी, दोनों सदन में पास होगा, फिर उसके बाद रिमूव किया जाएगा. कैग ऐसे ही रिमूव किए जाते हैं. जब बोल दिया लाइक SC तो लाइक SC, वार्ता पूरी. वही तो एफर्ट है जो बचाना है, और वही तो बड़े बड़े पेज हैं जो मतलब वापस क्यों देखना है. बात समझ आ रही है. अब मुद्दा आता है काम पे. तो काम का ये वाला डायग्राम तो हम बना लेंगे, सही है, मोटा मोटा एक बात पता चलेगा. 99.9% बच्चे ऐसे टाइप के डायग्राम के तहत जब याद करके जाते हैं तो उनको मालूम है, क्योंकि कैग एक अलग ही काम करेगा, EC अलग ही काम करेगा, UPSC अलग ही, तो हमारे कभी मिक्स नहीं होगा, वो तो सॉर्टेड है. पर कुछ ऐसे काम हैं तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. तो मैं क्या है, मेरी इच्छा है कि मैं ना हर बॉडी के बाद जैसे एक पेज लेंगे, उस पेज में मान लीजिए कैग लिखा, 3-4 ऐसे पॉइंट्स में लिखा दूंगा जो एग्जाम में गलती होने के चांस बहुत हाई होते हैं. ये उनमें से एक भी नहीं है, क्योंकि आप कभी भी इलेक्शन कमीशन में इनमें से कुछ भी, मुझे नहीं मालूम, मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ कि नहीं करेंगे लोग टिक, कि इलेक्शन कमीशन ऑडिट करता है. चेंज गोल्स, यू आर अनफिट. हाँ, तो ये वाले तो संभल जाएंगे, और यही प्लान है मेरा. इसी तरीके से सोच रहा हूँ सारी बॉडीज़ पढ़ाऊँगा. पढ़ाने से पहले बात करेंगे, फिर उसके बाद वो टेबल में वो वाली बातें लिख लेंगे, और फिर उसके बाद देखेंगे कि और क्या बारीक हो सकता है जो इनको लेकर हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए. तो हमारा काम हो जाएगा. तो हर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब वो टेबल तो बड़ा वाला बनेगा, एक एक पेज भी हो जाए ना, हर पेज इतना बड़ा होगा नहीं बाय द वे, तो क्या है कि एफिशिएंसी ड्रॉप नहीं होगी, और रिवीजन के वक्त भी बहुत अच्छा हो जाएगा. सुनते हैं कैग. जैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार मेरे से गलती हुई है, एक वर्ड का यूज कर रहा हूं, आप मुझे बताइएगा, मैं उसका मीनिंग बता रहा हूं. बच्चों यहां लिखा है ही इज वन ऑफ द बुलवर्क्स ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ इंडिया. इज वन ऑफ द बुलवर्क्स करके लिखा है. बुलवर्क्स का मतलब होता है बहुत ऊंचे स्तर का, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ऐसा, सही है. तो मैंने यहाँ लिखा, प्लीज़ एक बार देखिएगा, कैग जो यहाँ लिखा है वो लिख रहा हूँ. फिर यहाँ लिखा है सुप्रीम कोर्ट, फिर यहाँ लिखा है इलेक्शन कमीशन, और फिर यहाँ लिखा है UPSC. मेरे से एग्ज़ाम में गलती हुई है, कौन से वाले में हुई होगी? I couldn't guess properly. There are 2 mistakes that I made. One, never in my wildest dream did I think कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स के साथ SC भी होता होगा. मैं हर बार यही सोचता रहा कि घर से 4 करके तो गया था, और मुझे ऐसा लग रहा था चारों कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है. SC भी एक बुलवर्क है, बाकी 3 कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स है. हाँ कि ना? क्योंकि इंस्टिंक्ट क्या आएगा पता है, बाय टुमारो ऐसा हो जाएगा, फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हो सकता है आ जाए, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, फॉर शेड्यूल ट्राइब, हु नोस. ये 4 में से एक बुलवर्क है. एग्जाम में ये मेरे काम का है. तो जो हम नोट बनाना शुरू करेंगे उसमें ये एक हुआ. जैसे दूसरी बात, बच्चों यहाँ क्या लिखूँ, यहाँ क्या लिखूँ? ये ओथ है,
यहाँ क्या लिखूं? प्लीज, द ओनली, आई स्टिल रिमेंबर वेरी क्लियरली. ये अकेला संवैधानिक पद है शेड्यूल 3 में जो शपथ ग्रहण करते हैं. इसके अलावा कोई बॉडी नहीं है. एग्जाम में तो डिफरेंट हुआ ना बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से. कौन सा? मैं कह रहा था कि ये कह रहे हैं कि 4 ही बुलवर्क्स हैं, तो उस 4 में से एक कैग है, ये तो समझ आ रहा है, पर उसके अलावा ये 3 है. तो मैं एससी कभी गेस नहीं कर पाता था क्योंकि एससी तो सुप्रीम कोर्ट हुआ, बाकी तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज लिखी है ना, तो इंस्टिंक्ट नहीं आता उतना स्ट्रांगली. बस ध्यान रखिएगा. मतलब मैं ये सोचता था कि और भी तो बुलवर्क्स हैं, फिर और लोगों के बारे में सोचने लग वगैरह वगैरह. सही है बच्चों, यही जो बात कर रहा था. ही इज रिमूव्ड ऑन द मैनर एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. वो बात हमारी टेबल में हो गई है, हम टेबुलर बातें वापस नहीं कर रहे. 65(6) वो घर जाकर रीड करने के बाद वो टेबल में वही सेट होने वाला है. उसमें कुछ रॉकेट साइंस है भी नहीं करने पढ़ने को. आगे बढ़ते हैं. ओके, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर देंगे ध्यान से. ही इज नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस, बात हो गई है. सैलरी पार्लियामेंट डिसाइड करेगा. कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है. सैलरी अलाउंस पेंशन ये सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के चार्ज एक्सपेंडिचर का पार्ट बनेगा. ओके ओके, ये रहा मेरे काम का. आई एम नॉट श्योर नए वाले बुक्स में है कि नो मिनिस्टर कैन रिप्रेजेंट अ कैग इन द पार्लियामेंट. आगे बढ़ सकता हूं, आगे बढ़ सकता हूं, आगे बढ़ सकता हूं. सुनते हैं. कैग को कभी कोई मिनिस्टर रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है. कैग कैग होता है, कैग की जगह पर. सुनते हैं प्लीज. एक एसओपी फॉलो करते हैं. यहां पहले देखते हैं कि घर जाके उसमें तो स्कोप मिलता है, और आप बोलेंगे तो 2 मिनट बाद वापस पेज घुमा दूंगा तब हो जाएगा. जैसे वो जो टेबल पे बनाया था टेबल, उसमें ना बहुत ऑब्वियस चीज़ें नहीं लिखी है. क्योंकि मेरा बताने का तात्पर्य क्या था पता है? ओवरऑल खाना खर्चा का सारा ऑडिटिंग का काम ये करते हैं. उस दौरान मैं यही बता रहा था, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ऑफ स्टेट, ऑफ यूनियन टेरिटरी. उस वक्त मैं यही बता रहा था, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ स्टेट, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ स्टेट. ये जितनी भी सरकारी कंपनी होती है उनका ट्रेडिंग ऑडिटिंग का काम करते हैं. ये जितनी सरकारी कंपनी होती है उनका आना जाना पैसे का ये देखते हैं. वो ऑडिट करते हैं सरकार के, वो वाली जो भी बॉडी सरकार के अंदर आती है, सेंटर या स्टेट में, सरकारी कंपनी को लेकर. कोई भी अगर सरकारी कंपनी को सरकार बोलती है तो ये सब तो लॉजिक है ना. इनको पढ़ने के बाद इनका नोट मेकिंग नहीं हो सकता. ये खाली हमारी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने का काम कर सकते हैं. आप इनकी नोट मेकिंग अगर करने चले जाएंगे तो एक और लक्ष्मीकांत की रचना हो जाएगी. ऑडिट ये वाला मेरे काम का है. अगर गवर्नर को रिक्वेस्ट कर ले या गवर्नर रिक्वेस्ट करे प्रेसिडेंट को कि प्लीज़ कैग से हमारी ये वाला कुछ ऑडिट करवा के दीजिए ना, तो कैग ऑडिट कर सकता है. कोई तरीके की दिक्कत नहीं है. फिर और ये रहे 3 रिपोर्ट्स. कहाँ गए? अच्छा, ऑडिट रिपोर्ट. ओके, ये वाला सर्टिफिकेट इज फाइनल, ये भी एग्जाम के लिए कायम का है. और जो मैं बोल रहा था, ही एक्ट्स एज अ गाइड, फ्रेंड, फिलोसफर टू द पैक. जब पैक पढ़ाया था उसमें भी ये वाला लिखा है. और ये रहे वो तीनों रिपोर्ट बच्चों, तीनों रिपोर्ट, अप्रोप्रिएशन रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑन फाइनेंशियल अंडरटेकिंग्स. सही है ना? रोल वही तो अभी बात की थी, जो डायग्राम बनाया था उसमें रोल पे ही तो बात थी. एक यस, इन एडिशन टू द लीगल एंड रेगुलेटरी ऑडिट, कैग प्रोप्राइटरी ऑडिट भी करता है, जिसमें विजडम, फेथफुलनेस एंड इकोनॉमी वाला पार्ट चेक करता है कि वो चीज़ समय और ज़माने के हिसाब से, सद्बुद्धि के हिसाब से ठीक है कि नहीं. ये भी कैग देखता है.
फिर मोटा मोटा फोटो बन रहा है कैग को लेकर, और ऐसा कुछ बहुत स्पेशल नहीं है। सीक्रेट सर्विसेज का नहीं कर सकते ऑडिट, नहीं तो फिर सीक्रेट क्या? एक था टाइगर, देखा है ये सब। भाई सीरिया आ जाओ, सीरिया पहुंच जाते हैं, भाई इटली आ जाओ, ऑडिट करने लग गए तो हिसाब मिलेगा ही नहीं। इतना सारा बमबारी करके बिल्डिंग तोड़ के निकल जाते हैं ये वो। सीक्रेट सर्विसेज का ऑडिटिंग नहीं हो सकता है। थिंक, क्वेश्चन बनाते हैं ना, ही और शी ऑडिट्स द सीक्रेट सर्विस, तो लोग क्यों सर, सरकारी पैसा है, करेंगे ही ना। तो मैं पूछता हूँ बता कैसे करें। 4 एजेंट अभी अगले 2 मिनट पहले सीरिया के लिए निकले और वहाँ से 5 को बोला है कि लंदन पहुँचो। बात तो चांद पे जाने की भी हो रही है। और फिर सीक्रेट ही क्या रह गया जब कैग को ही पता चल गया कि क्या करा। और खाली कैग को नहीं पता चला ना, पूरे ऑडिट एंड अकाउंट्स को, और बिल मांग रहे, बिल। सीक्रेट सर्विस में सब रिजाइन कर देंगे कि सर ये पहले रखो आई कार्ड, और ये जो भी बंदूक गोला बमबारी दे रखा है, जब हिसाब ही देना है या तो जान दे सकते या हिसाब दे सकते, क्या लेना है। बोलते अच्छा ठीक है यार, तू भी क्या दिल पे ले रहा है, टाइगर काम पे, टाइगर काम पे। सीक्रेट सर्विस का ऑडिटिंग नहीं हो सकता है, इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। स्टूडेंट्स फैंटेसाइज भी करते हैं ना, मेरे को पूछते कभी, सर रॉ में भी जा सकते हैं क्या ये वो। मैंने कहा पहले पॉलिटी पढ़, रॉ का रास्ता यहाँ से जाता है, डायरेक्ट रॉ में। खुद इतने रॉ है, पहले फिनिश कर नहीं रहे। कैग एंड कॉरपोरेशंस, बहुत सारे कॉरपोरेशंस इज बेसिकली सरकारी कंपनी है, सबका ऑडिटिंग कर सकते हैं। आप कहीं भी देखेंगे, दामोदर वैली, एयर इंडिया देखेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, LIC, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्वाभाविक सी बात है। मतलब कैग का क्रिटिसिज्म खुद ही पढ़ लेना। इलेक्शन कमीशन क्या है? हाँ वो चैलेंजेस वही खाता बही के हैं, वो तो किसी भी मुंशी या मुनीम के क्या चैलेंज है। बिल मैच नहीं हो रहा, टाइम पे आ नहीं रहा, कोई दे नहीं रहा, सवाल ज़्यादा कर रहा है, जवाब कम है, उतना तो संभाल सकते हैं ना एग्जाम में। एक फोटो बनाते हैं, कुछ सुनते भी हैं। स्लाइड बनाए इनको लेकर। जैसे इलेक्शन कमीशन लिखा है, हमने जिस दिन से पढ़ रहे हैं बच्चों, हमने किस किस के इलेक्शन को लेकर बात किया है। फिर अब जो भी शब्द मुंह से निकालोगे उसमें लॉजिक रखना। थर्ड, थैंक यू यार, लोग क्या बोलते PM, उन्होंने कहा अच्छा PM का अलग से इलेक्शन होता है, बताया नहीं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है, और RS और LS एक ही बात है। फिर MLAs, इतना ही पढ़ाया है, बराबर। इसके बाद मैं खुद लिखता हूं, जैसे लोकल बॉडीज के इलेक्शन होते, उसमें 2 होते, म्यूनिसिपैलिटीज एंड पढ़ाना है बाद में, आज नहीं। एक
हाँ, जैसे इलेक्शन कमीशन पढ़ रहे हैं तो मैं अपने तरफ से क्लेम कर रहा हूँ बच्चों कि स्टेट इलेक्शन कमीशन भी होता है, मैं खुद ही अपनी बात रख रहा हूँ। तो क्या लगता है इलेक्शन कमीशन इनमें से किसका इलेक्शन देखता होगा? क्योंकि मैंने आज तक आपको कभी इलेक्शन कमीशन पढ़ाया ही नहीं है, ये दोनों पढ़ाया नहीं, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन की कभी बात आई ही नहीं, हुई ही नहीं, होती तो कर लेते। समझ आ रही है बात? तो इलेक्शन कमीशन इनका काम करता है, ठीक है, बात समझ आ गई। पॉलिटिकल काम भी तो होता होगा राजनीतिक लेवल पर जब इलेक्शन के वक्त, क्या लगता है क्या ही काम करता होगा इलेक्शन कमीशन? ऐसा, हाँ, बूथ सेफ है, ओके, सुनते चल रहे, बूथ सेफ है, हाँ, एसआईआर का काम चल रहा है, अरे वोटर आईडी मिला कि नहीं, वो लिस्ट में नाम है ना, हाँ, इलेक्शन के टाइम पे आगाह करना, कैंडिडेचर, है ना। चल मैं यहाँ लिखता हूँ, हाँ, इलेक्शन कमीशन दो लोगों के लिए काम करता है, पब्लिक के लिए और इनके लिए भी तो करता होगा, या फिर एक और वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, अब मस्त फोटो बनती है, अब बच्चे कंफ्यूज ही नहीं, वोटर आईडी मिला, रोल नंबर नाम है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, जाओ उधर जाए खड़े हो जाओ, सेफ्टी इनके लिए, यहाँ पर पानी रखा है, ये बूथ होगा, ये पोलिंग बूथ वगैरह 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 वगैरह, ताकि इलेक्शन अच्छे से हो। इनके लिए क्या करता है ना, नॉमिनेशन पेपर ठीक से फाइल किया, ओके सर हम इंडिपेंडेंट लड़ना चाहते हैं, निर्दलीय है ये पार्टी, अरे नया पार्टी रजिस्टर हुआ है जन स्वराज पार्टी, इसको इलेक्शन का वो दो सिंबल, ये वो इतना ये रहेगा, रोल 20 इलेक्टर आया वगैरह 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 वगैरह, के भी तो काम इलेक्शन कमीशन ही देखता होगा, फेयरली इलेक्शन हो पाए ये वो, और फिर यही पुलिस की मदद लेता होगा वगैरह वगैरह, ये सब सब। पर पता है एक यार, मैं अपनी तरफ से क्लेम कर रहा हूँ, जवाब आपको देना पड़ेगा। बच्चों इलेक्शन कमीशन में टोटल 3 ही लोग हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके नीचे 2 80 करोड़ लोगों का इलेक्शन करते कैसे होंगे, टीम कहां से लाएंगे? स्टेट का तो है ही नहीं, मैं तो पढ़ा ही नहीं रहा। तुम्हारा सवाल बोलो अब। इसीलिए मैं डायरेक्ट टेक्स्ट पे नहीं जाता, क्योंकि सोचने की क्षमता घट जाती है, फिर वो मतलब पढ़ के निकल जाते हैं, मतलब उसमें सीखा क्या फिर, तो फिर कैसे करते होंगे। और मैं अपनी तरफ से क्लेम कर रहा हूं, हाँ, किसकी हेल्प? आईएएस ऑफिसर्स की। तो एक आईएएस को फ़ोन करके उसकी हेल्प लेने के लिए क्या कर, जैसे इस शहर में कितने आईएएस हैं, मतलब तो ऐसे तो 5-6, बट टॉप कौन से हैं? डीएम, जिसको कलेक्टर बोलते हैं सूरत में, और एक म्युनिसिपल कमिश्नर। श्री ज्ञानेंद्र कुमार, वो अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, और श्री सौरभ पारधी, वो अभी सूरत कलेक्टर है, और शालिनी अग्रवाल जी वो म्युनिसिपल कमिश्नर है। तो मेरा सवाल है, ज्ञानेंद्र कुमार सौरभ जी को फ़ोन करेंगे या शालिनी को? उसने बोला आईएएस को फ़ोन करें, वो दोनों आईएएस हैं,
करना चाहिए। करना क्यों चाहिए? आप कह रहे हैं इसलिए? उनके अंडर में आ जाती है एसएमसी। उन हाँ, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होता है, रिटर्निंग ऑफिसर होता है वो। मैं ना एक फ्लो चार्ट बना के दे रहा हूँ कि केंद्र और राज्य में एक्चुअली में कैसा फ्लो चार्ट बना है। बोर्ड पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, उसके नीचे 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। बच्चों ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, बस इसके अलावा जितना ड्रॉ कर रहा हूं ये बनाया है बाद में, संवैधानिक नहीं है। बच्चों डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर होता है, ये ज़्यादातर बार सिविल सर्विसेज से लिया जाता है। तो ना सेंट्रल लेवल पर ये लोग होते हैं, सेंट्रल लेवल पर ये लोग होते हैं। स्टेट में भी एक सिस्टम सेट कर रखा है, क्योंकि स्वाभाविक है सारे राज्यों में तो होगा ना बोर्ड पे। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है हमारे राज्य में, ये गांधीनगर या अहमदाबाद बैठते हैं। एक राज्य कैसे डिवाइडेड होता है? राज्य का डिवीजन कैसे होता है? राज्य के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स। बोर्ड पे राज्य डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड होता है, सही है? तो मैंने लिखा राज्य डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड होता है, सही है? डिस्ट्रिक्ट का हेड कौन होता है? कलेक्टर। कलेक्टर को ना डिस्ट्रिक्ट का रिटर्निंग ऑफिसर बोलते हैं। एक इलेक्शन के हिसाब से जवाब देना प्लीज। एक डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन के दौरान कैसे डिवाइडेड होता है? कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। तो डिस्ट्रिक्ट को ना कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड कर दिया। उसको रिटर्निंग ऑफिसर नहीं बोलते हैं, वो होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ना प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है बच्चों। अब मेरा अगला क्वेश्चन है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है अपना, वो कैसे डिवाइडेड होता है? बूथ्स में। तो ये जब डिवाइडेड होता है तो ये बूथ्स में डिवाइडेड होता है, और हर बूथ में बच्चों एक रिटर्निंग ऑफिसर और होता है। इस तरीके से मोटा मोटा मैंने आपको बताया कि समझ आ रहा है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर्स, ये केंद्र में। राज्य में अगर आएंगे तो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, हर डिस्ट्रिक्ट का जो कलेक्टर है वो रिटर्निंग ऑफिसर है, फिर वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइडेड है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का इलेक्टोरल ऑफिसर है, फिर करते करते ये ढांचा है, ये काम है। मैं काम की कितनी भी लिस्ट पढ़ाऊंगा तो इस जन्म में पढ़ा के कंप्लीट नहीं हो रहा। हमारा दिमाग तो चलेगा ना जब वहाँ देखेंगे कि क्या ये काम ये कर सकते हैं। हाँ, हर काम जो ये करेंगे उसमें इनका कोर क्या होगा। क्योंकि इनकी जिम्मेदारी क्या है? लोकतंत्र को मजबूत करने की। लोकतांत्रिक तौर पे एक भी ऐसा नागरिक नहीं छूट जाना चाहिए जिसकी उम्र 18 या उससे प्लस है और उसको किसी भी कारण से वोट नहीं करने मिल रहा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि अगर कोई छूट जाएगा तो मतलब वो वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड नहीं होगा ना, मतलब उसकी रिप्रेजेंटेशन बाहर भी जाएगा उसका। Universal adult franchise is a salient feature that universally anybody in this country at 18 turns into an adult, then he or she should have the right to enfranchise their vote, and that is something that the election commission has to do. बात समझ आ रही है? ये इनका ढांचा है एक। उसको पानी पिला।
देखते हैं। देखे? अच्छा पहले वो टेबल भरेंगे प्लीज। $65 65 years, 6 years. Appointed by President. Resigns to President. What do you think about the qualification? हाँ. What do you think about the qualification? It's not defined. Generally senior IAS होते हैं और वो good administrators होते हैं, तो उसमें कोई challenge नहीं है. ओके जैसे इलेक्शन कमीशन कोई रिपोर्ट बनाता होगा, लिखो नो रिपोर्ट. किसको जमा करेंगे? जिनका इलेक्शन करवाया उन्हीं को. तो अगर इसने बोला कि लास्ट में गवर्नमेंट को देना पड़ता होगा इतनी पार्टी, फर्जीवाड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो सरकार भी तो फिर वो डेमोक्रेसी कैसे स्ट्रेंथेंड रहेगा जब सरकार के पास ही सारी बात चली जाएगी कि थिंक फिर सैलरी अलाउंस पेंशन made on CFI. It is not charged बच्चों, it's made on the consolidated fund of India. एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है तब. What do you think about the reappointment? What do you think about the reappointment? क्यों नहीं कर सकते? ये खुद रहते तो ये क्या बीजेपी को जिता देते? क्या गलत कर सकते हैं ये? दिल्ली में तो बैठते हैं, खुद की कॉन्स्टिट्यूशन में खाली खुद वोट करने जाते हैं. 3 लोगों की टीम है. यस, अरे रोल इसीलिए प्ले करवा रहा हूं कि उसके बाद आदमी ये सोच सके कि अच्छा इतना काम अगर इनका है, रीअपॉइंट फिर से कर ही देंगे तो ये क्या गलत कर देंगे, बताओ मुझे. नहीं कर सकते. रिमूवल, हाँ रिमूव नहीं, सेम एज एससी, सेम एज एससी. इसीलिए तो उस वक्त अच्छे से करा दिया था कि फिर बच्चों ये रहा काम. पेंशन मेड ऑन CFI. मतलब अब सुनो, अगर वो चार्ज्ड में नहीं है फिर काम ये रहा, यही तरीका यूज करेंगे. और इसके अलावा कोई एग्जाम में ध्यान रखने वाली बात होगी तो उस पर ध्यान देंगे. आ जाए मुद्दे पे. इलेक्शन कमीशन, जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था बच्चों, इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सही है. और जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी का, ये नहीं करते. आगे बढ़ सकता हूँ? बड़ा अजीब लग रहा है, क्लास एकदम मैच द फॉलोइंग खेल रहे, इतने बड़े बड़े बच्चे भी. ठीक है, उम्र में ही तो बड़े हैं. ओके, इट कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड ध्यान से एंड सच नंबर ऑफ अदर इलेक्शन कमिश्नर्स इफ एनी एज द प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम
तो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। तो उससे ज़्यादा कम भी हो सकते हैं, कम भी। संविधान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा के कितने बंदे होंगे ये मेंशन्ड नहीं है, तो हमको यहाँ लिखना पड़ेगा ना, जैसे बोर्ड पे when any appointment of chief and other shall be made by the president, ये तो ओके। when other are appointed chief election as a chairman president में appoint election commissioner regional commissioner condition and tenure, तो हमको कोने पे लिखना पड़ेगा ना। क्या लिखना पड़ेगा कि सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही डिफाइंड है, जैसे नंबर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ इलेक्शन कमिश्नर्स का नंबर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं है। आगे बढ़ सकता हूँ। फिर ये पता चला कि कब कब कैसे, फिर फाइनली ये डिसाइड किया कि नहीं नहीं 3 इलेक्शन कमिश्नर्स तो रखेंगे। ये पूरी स्टोरी है। ये वही जो लिखा है 6 ईयर्स 65 ईयर्स वो रिज़ाइन कर देते हैं, वो तो ठीक है। इंडिपेंडेंस बात हो गई है बच्चों। क्वालिफिकेशन बात हो गई है बच्चों। और एक बात जो मेरे लिए एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट थी, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट डिबार्ड द रिलाइडिंग इलेक्शन कमिश्नर्स फ्रॉम एनी फर्दर अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट। तो इसका मतलब यह है कि संविधान में उनके रीअपॉइंटमेंट को लेकर दे आर नॉट डिबार्ड, वो रीअपॉइंट हो सकते हैं गवर्नमेंट में कहीं भी अगर हो सकते हैं, तो वापस से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही बना देंगे। आप अंग्रेजी पढ़ के समझ पा रहे हैं क्या बात हो रही? आगे बढ़ सकता हूँ मैं? ये इनके पावर्स और फंक्शंस हैं। इसकी सारी बात हो गई है। आप कुछ भी देखेंगे, ये डेट नोटिफाई करते हैं, स्केड्यूल इलेक्शन का बताते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ को बात करते हैं, उनको सिंबल देते हैं, कोर्ट का मैटर सेटल करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी को ये अपॉइंट ऑफिसर करते हैं। ये जितनी भी इलेक्शन सबसे ठीक से कैंडिडेट को लेकर बात करते हैं, टीवी पर उनको कितना टाइम मिलेगा, ये वो करते कुराते। बच्चों ये सारा इलेक्शन का प्रोसीजर लिखा है। आप घर जाकर एक बार रीड करेंगे तो इसमें आपको ऑलमोस्ट 99% सारी बात समझ आएगी कि अच्छा ठीक है, हम लोगों को मोर ऑफन देन नॉट पता है कि क्या काम होता है इलेक्शन में। ये नहीं मालूम होता है कि अच्छा ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सानिध्य में ये काम हो रहा है। बस उतना ही। पॉलिटिकल पार्टीज का रजिस्ट्रेशन करना वगैरह वगैरह। एक ये वाला 14 नंबर बहुत अच्छे से पढ़ा था, अगर ध्यान हो तो। वो बचपन के दिन 10-15 दिन पहले कभी $356, $365 प्रेसिडेंट रूल लग गया। लग जाने के बाद मैक्सिमम 3 साल तक ही लग सकता है। 6-6 महीने के 2 बार हो गए, तो वो जब तीसरा पड़ाव आएगा तब 2 कारण है, 2 कारण के बेसिस पर ही तीसरी बार इमरजेंसी लग सकता है। उसमें से एक बार इलेक्शन कमीशन ये बोलना चाहिए कि इस राज्य में अभी कानून तौर पे इलेक्शन करवाना मुश्किल है। ऐसे ऐसे करते रहो ना, लगता है कि ठीक है, ये सब ठीक चल रहा है। ये वो जो फ्लो चार्ट बनवाया, कौन होते हैं, कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर, ये वाला पार्ट। विजन मिशन प्रिंसिपल्स। विजन ये है कि सबके लिए अच्छा होना चाहिए, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी होना चाहिए। मिशन ये है कि सबको सब कुछ हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनलिज्म वगैरह। फिर हाँ, Can the appointment of the
Will the Chief Election Commissioner be debated upon in the Parliament? हाँ, can the appointment of the Chief Election Commissioner be debated in the Parliament? हाँ, how? गणेश कुमार साहब है, उनको वापस से मान लीजिए कर दिया, तो कोई एक प्राइवेट मेंबर किसी बिल के तहत इस बात को रख सकता है, कोई क्वेश्चन आवर में रख सकता है, कोई 0 आवर में रखेगा, कोई अपने हिसाब से कोई मोशन पास करके रखेगा। वो तो स्पीकर महोदय पे निर्भर करता है लोकसभा में कि वो इस बात को लेंगे कि नहीं, और राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट। इसमें क्या है, बात तो पार्लियामेंट में किसी भी चीज़ पर हो सकती है। वाई कांट अ डिस्कशन बी हेल्ड? इट कैन डेफिनेटली बी हेल्ड। ऐसा फिर हाउ यूपीएससी सुनते लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे बच्चों। यूपीएससी चेयरपर्सन, तो स्वाभाविक सी बात है यूपीएससी मेंबर्स होते हैं। अभी 2 मिनट में बात करेंगे कि क्या होता है, बात ही कर लेते। जैसे एक यूपीएससी चेयरमैन होते और संविधान में लिखा है, जैसे संविधान में नहीं लिखा है, जैसे 9 से 11 तक यूपीएससी में मेंबर्स होते हैं। आप में से कोई भी यूपीएससी के इंटरव्यू का कॉल आएगा आपको, तो अगर 4 या 5 बोर्ड्स बैठते हैं तो एक बोर्ड के चेयरपर्सन वो यूपीएससी के चेयरपर्सन होते हैं, और बाकी अगर 4 बोर्ड हैं उन चारों बोर्ड के चेयरपर्सन यूपीएससी के मेंबर्स हो सकते हैं। उनके अलावा जैसे एक बोर्ड में 5 लोग अगर बैठे तो यूपीएससी के मेंबर ही उस बोर्ड के चेयरमैन होंगे, बाकी 4 बाहर से आए हुए होंगे। जीपीएससी सही है। पहले यूपीएससी को लेकर काम समझ लेते कि क्या एग्जैक्टली काम है। जैसे ऐसा है, इनका जो मेन काम है, वो एग्जाम्स एक्चुअली कंडक्ट करने का है। इसमें बच्चों ये बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं। सबसे पॉपुलर जो आप और मैं जानते, मान ले लोग एनडीए जानते हैं, सीडीएस है, सीएपीएफ है, सीएम है, वगैरह वगैरह वगैरह। हम लोग जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसका नाम सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है। उसी में आईएएस आईपीएस से लेकर ऐसे करते करते फ़िलहाल इस साल करीब 23 सर्विसेज है जिसके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। तो इनका मेन काम ये वाला है। जैसे यहाँ एक संस्था है जिसका नाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, सादी भाषा में लोग इसको सरकार बुलाती है। सही है, ऐसा है। ये सरकार में बहुत सारे मिनिस्ट्रीज़ हैं। उस मिनिस्ट्री में मान लीजिए कोई भी लिख रहा हूँ, फाइनेंस है, डिफेंस है, होम है, एक्सटर्नल अफेयर्स है। ऐसे ही करते करते एक डिपार्टमेंट भी है जिस डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। पी इज पर्सनल मतलब आदमी, ट्रेनिंग। जब भारत सरकार के लिए यूपीएससी ये वाला एग्ज़ाम कंडक्ट करती है तो इन बच्चों को यहाँ से लेकर डीओपीटी में दे देती है।
आप भी जब सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे तो उसके बाद आपको DOPT के लिए सौंप दिया जाएगा। ये DOPT में आप ही वो पर्सनल है, पर्सनल का मतलब होता है आदमी, सरकारी आदमी, आप ही को वो लबासना की ट्रेनिंग, जो IPS हो जाएंगे उनको हैदराबाद भेजा जाएगा, जो डायरेक्ट एक्सेस वाले हो जाएंगे उनको नागपुर भेजा जाएगा, वगैरह वगैरह करते करते हर जगह पर आपकी ट्रेनिंग होती है। और उसके बाद ही DOPT वाले आपको अलग अलग सो कॉल्ड डिपार्टमेंट्स या मिनिस्ट्रीज में डालते, और ऐसा होता है तो उसके बाद राज्य भी भेजते। ये पूरा फंडामेंटल है। गैस करने बोल रहा हूँ, UPSC एग्ज़ाम कंडक्ट करने के अलावा क्या ही काम करता होगा यार सरकार के लिए। आज मैंने न्यूज़ में पढ़ा था कि जो डिपार्टमेंट के DGP वगैरह होते हैं उनको अपॉइंट करना होता है तो उसके ये स्टेट और सेंटर को गाइड करते हैं किसको अपॉइंट करना है, कौन सही है कौन बुरा, ट्रांसफ़र्स के लिए, प्रमोशन के लिए, ये सब चीज़ों के लिए सब UPSC से पूछते हैं। क्यों? ये उस प्रणाली का हिस्सा थे जिसके तहत, याद है, इनके पास सारा डिटेल होता है और ये उस चीज़ का ध्यान रखते हैं। ये एक बात आपकी सही है। और गवर्नर साहब बोलते हैं प्रेसिडेंट साहब को, हमको GPSC ठीक करना है, UPSC को बोलिए ना मदद करेगा, तो राज्यों की भी मदद करते हैं। और कोई UPSC को काम देते तो UPSC करते। समझ आ रहा है क्या हो रहा है? ये ना जो UPSC क्वालिफाई होते हैं उनको कोई दुख दर्द ज़िंदगी में, कोई काम बात का, तो वो भी UPSC सुनते हैं कि सर हम आपका दिया हुआ एग्ज़ाम क्वालिफाई करके फिर सरकार में काम कर रहे हैं, हमको थोड़ा सा ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है, सॉल्व करके दीजिए ना। तो बोलते ठीक है, आप मेरे को बता दीजिए, हम उसका देखते हैं। अगर उसका क्लब में कैट पड़ा हुआ था तो उसको कैट, हाँ, वो सिविल सर्विसेज मैटर्स में अगर कोई केस, जैसे 2 प्रॉब्लम होती है, एक केस फाइल करूँगा, दूसरा होता है कुछ बात समझ नहीं करनी है, कोई अर्जी डालनी है, तो उसके लिए ट्रिब्यूनल के पास जाने की क्या, ट्रिब्यूनल क्या बोलेगा, अरे मैं क्वाजी जुडिशियल हूँ, कोई लफड़ा है तो समाधान करके देंगे, अर्जी है तो उसमें कैसे करके देंगे। ये UPSC का एक बेसिक रोल होता है। एक गोल्डन रूल UPSC और अगला वाला चैप्टर GPSC है, स्टेट सर्विसेज, उन्होंने एक गोल्डन रूल फाइनल कर रखा है इसमें, क्योंकि ये UPSC, ये उसके मेंबर्स। बच्चों मैंने साथ में GPSC चेयरपर्सन ले लिए और साथ में कोई भी अदर ले लिया है, एंड बहुत ही स्वाभाविक है कि उसके बाद GPSC के मेंबर्स आएंगे। एक गोल्डन रूल फाइनल है, आप जिस कुर्सी पर है उस कुर्सी पे आप रीअपॉइंट नहीं हो सकते। एग्जाम का सबसे ब्यूटीफुल क्वेश्चंस में से एक लगता है मुझे, उसकी अंग्रेजी में जलेबी की तरह घुमा घुमा के बच्चों को तल देते हैं। तो मैंने गोल्डन रूल बात कर ली है, अब मैं मार्कर का यूज़ ले रहा हूँ। तो मार्कर में मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है, मैं इसका एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, SPSC का चेयरपर्सन क्या बन सकता है? UPSC का मेंबर। आप उस कुर्सी पर रीअपॉइंट नहीं हो सकते। अपॉइंटमेंट के तो गोल्डन रूल है ना, उस ओहदे पर या उसके ऊपर। सरकारी भावना, अरे जीवन की ही तो यही दस्तूर है, किसी को भी किसी चीज़ में वापस से काम देंगे तो वो उसके आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? एनीबडी वॉन्ट्स मी टू पुट इट इन वर्ड्स? आई विल नॉट, क्योंकि वही तो किताब में दिया है, तो फिर इतना ड्राइंग कर करके क्या फ़ायदा। पिंक मेंबर्स, pretty logic. Is there a doubt?
Anybody has questions? अब कहाँ गए? 5 सेंटेंस बनते हैं एग्जाम में, ये उसका ड्राइंग है। अगर ये फ्लो चार्ट याद रहा, फ्लो चार्ट भी क्यों याद रखना है, मतलब याद रखना है कि हमारे दिमाग में ये सेम होता है, ये नीचे होता है, ऊपर होता है, उससे सेंटेंस लिखा होगा, दिमाग यूज़ करना है। द मेंबर कैन नॉट बी अपॉइंटेड एट द सेम टाइम बट एट द सेम टाइम ही और शी कैन बी अपॉइंटेड एज चेयरमैन। हाँ तो ठीक है भाई, हो सकता है, उसमें क्या है। आँख घुमा लीजिए, बड़ी मुश्किल से ये तरीके ढूंढे, आधे से ज़्यादा ऊर्जा तो तरीके ढूंढने में लग रही है। ऐसा लग रहा है, कभी कभी ऐसा लगता है कि आने के बावजूद पढ़ाना कितना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि नए तरीके डिवाइस करने पड़ रहे हैं। आगे बढ़ सकता हूँ? एग्जाम वाला पार्ट ओके है? कहाँ गया? टेबल। यूपीएससी, एक बात रह गई है। अच्छा, टेबल में 2 बात लिखते फिर यहाँ आना पड़े। टेबल 65, 6 years, appointed by President, resign, President। क्वालिफिकेशन में एक बात, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मैं हिंदी में कुछ बोलता हूँ, फिर यहाँ पीछे इंग्लिश में लिखा है। लिखा ये है कि यूपीएससी के एक चेयरपर्सन होने चाहिए और यूपीएससी में 9 से 11 मेंबर्स होने चाहिए। वो कोई भी क्वालिफिकेशन के हो सकते हैं, ये लिखा है। और फिर ये लिखा है कि जितने मेंबर्स हैं उनमें से आधे मेंबर्स 10 साल से या तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार में काम करते हुए एम्प्लॉयज होने चाहिए। तो मुझे क्या नहीं पता चल रहा है पता है, कि ये क्वालिफिकेशन जैसे पर्सनल क्वालिफिकेशन नहीं है, बट ओवरऑल कमीशन की जो टीम है उसकी क्वालिफिकेशन है। फिर से कोई चाहता है मैं दोहराऊं? ओके, सॉर्टेड। तो ये मैं मार्क करा रहा हूं, फिर ये हम टेबल में छोटा लिखेंगे। यहाँ पर देखिएगा, जैसे लिखा ये है, अच्छा मुद्दा ये है स्ट्रेंथ कितनी होगी ये मेंशन नहीं है। तो मैं मान लीजिए कि मेरे को बोर्ड पे स्ट्रेंथ इज नॉट मेंशन्ड, फिर मैं कुछ लिख रहा हूं
इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन इज ऑल्सो नॉट मेंशन। क्या लिखा है पता है? क्वालिफिकेशन तो प्रिस्क्राइब नहीं है मेंबरशिप के लिए, बट ये लिखा है कि 1/2 उसमें काम करते हुए लोग कम से कम 10 साल से या तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार में काम करते होने चाहिए। तो टेबल में आओ, टेबल में आओ और क्वालिफिकेशन में लिखो इंडिविजुअल मतलब नो सही है, और लिखना पड़ेगा कम से कम आधे। फिर ये डिकोड आप करेंगे अपनी बुक में। कम से कम आधे लोग 10 साल केंद्र सरकार या राज्य सरकार में काम करते होने चाहिए। आर यू विथ मी? मूविंग अहेड। क्वालिफिकेशन की बात हो गई। चल गैस करते हैं, यूपीएससी रिपोर्ट बनाता होगा क्या? हाँ, लिखो प्रेसिडेंट। हाँ, प्रेसिडेंट। सैलरी प्लस अलाउंस चार्ज्ड, पेंशन चार्ज्ड। रीअपॉइंटमेंट, जैसे कुछ अच्छा लिखूं नो की जगह, चेयरमैन का नहीं है। वही नॉट ऑन सेम चेयर, उस कुर्सी पर फिर से नहीं। ये तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना कि उससे ऊंची या उस लेवल की ही, नहीं तो दिमाग को प्लीज यूज गुड लॉजिक। अपॉइंटमेंट के बाद रिमूवल, नेक्स्ट लेक्चर के लिए उधार रखना है। रिमूवल थोड़ा ना स्पेशल है, तो मैं भी जैसे मैं भी ये रिमूवल है, ये थोड़ा स्पेशल है। मेरा प्लान है कि मैं सारे रिमूवल्स एक साथ कराऊंगा, क्योंकि यू नो व्हाट आई एम, लीव इट ऑन मी, वील डू इट, जस्ट राइट स्पेशल इन दैट टेबल। उसका एक फ्लो चार्ट बनेगा मस्त लॉजिक। हाँ, कुछ लिखने के लिए कहा आपने ऐसा? वो जैसे वो जजेस इंक्वायरी एक्ट ये वो का टेबल नहीं बनाया था, वैसे मैं एक कुछ आई एम ट्राइंग समथिंग न्यू विच होल्ड्स थोड़ा अच्छा लॉजिक। लेट्स सी। इंडिपेंडेंस स्वाभाविक है, होगा ही, स्वाभाविक है, होगा ही। ये वो जो अभी पता है जो वो तीर बनाए, वो यही तीर है कि वो नहीं बन सकते, वो नहीं बन सकते, वो यही है। खेलते रहिएगा, आगे बढ़ो। फंक्शंस यही लिखे जो अभी मैंने बात किया, एडवाइस करना, एग्ज़ाम लेना, उनका ध्यान रखना वगैरह वगैरह, अर्जी लेना। देर इज़ मतलब एक चीज़ कर सकते हैं, वो आप समझ भी रहे, आप टिक करेंगे भी, ऐसा नहीं। इट सर्व्स ऑल और एनी ऑफ द नीड्स ऑफ अ स्टेट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नर, प्रेसिडेंट बोल देते तो सही है ना। कि अगर राज्यपाल बोले कि प्लीज़ हमको यूपीएससी की एक हेल्प चाहिए होगी, प्रेसिडेंट महोदय आप करा देंगे, तो एग्ज़ाम में भी ये सेंटेंस आता है। तो ऐसा नहीं होता है कि इंस्टिंक्टिवली आदमी ऐसा थोड़ी है, ऐसा हो सकता है। रिक्वेस्ट वर्ड लिखा है, गवर्नर प्रेसिडेंट को करते हैं, प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं, तो उनको बोलेंगे तो
योर है ना पॉलिटी की अंडरस्टैंडिंग का एक्यूमेन यस की तरफ जाएगा ऐसा। इसी बात में आपके लिए इसमें ध्यान का कोई मैटर नहीं है। अगर राज्यपाल राष्ट्रपति को बोले कि एक बार हमको यूपीएससी के चेयरमैन की मदद चाहिए, उनको बोल दीजिए ना, हमको करेंगे, बस यही बात है। तो मैं बोला कि इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बट वो क्या होता है कि गवर्नर वगैरह लिखा होता है यूपीएससी के साथ, तो कभी कभार एक्स्ट्रा थॉट्स एग्जाम में पैदा ना हो जाए, ओवर थिंक, 4-5 क्वेश्चन तो उसका नुकसान चले जाते हैं। एक ये द मोस्ट यूनिक, सुनिए, अच्छा ये वाला ओके। द jurisdiction of the UPSC can be extended by an act of parliament. ओके एक और खास बात, बच्चों, इंडिविजुअल मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट, उनको कोई पावर नहीं होता है कि वो यूपीएससी का एडवाइस रिजेक्ट करे। और एक सेंटेंस मेरे से एग्जाम में गलती हुई है, नेक्स्ट पेज पे, जो मैं बहुत दिन तक, अभी भी कभी कभी अगर आज एग्जाम दूं तो शायद सेम मिस्टेक कर दूंगा मैं, शायद। क्योंकि माई माइंड हैज बिकम सच। इसमें लिखा है दैट द प्रेसिडेंट कैन एक्सक्लूड पोस्ट सर्विस एंड मैटर फ्रॉम द परव्यू ऑफ यूपीएससी। और हमारा दिमाग इस तरह काम करता है कि कभी माइनस नहीं कर सकते, एक्सटेंड का ही काम कर सकते। प्रेसिडेंट चाहे तो यूपीएससी के दायरे से मैटर्स को बाहर निकाल के छोड़ सकते हैं। सही है। और 4 चीज़ें प्लीज़ 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 बोर्ड पे, जैसे बच्चों सिविल सर्विसेज के फॉर्म में ओबीसी 27% कोटा है, फिर 15% का भी कोटा है, 7.5% का भी कोटा है SC ST का, फिर 0.5% PH का कोटा है। यूपीएससी को इसमें कंसल्ट नहीं किया जाता है। एग्ज़ाम यूपीएससी ले रहा है, लोग कहते हैं यूपीएससी का कोटा है। क्या ये यूपीएससी का कोटा है? ये भारत सरकार का कोटा है, यूपीएससी को इम्प्लीमेंट करना है। तो 2 ऐसी खास चीज़ें जिसमें यूपीएससी को कंसल्ट नहीं किया जाता है, SC ST के कोटे में और ओबीसी के कोटे में। सही है। तीसरी खास बात, कोई भी टेम्पररी पोस्टिंग अगर किसी की करते हैं बाहर से लाकर, तो उसके लिए भी यूपीएससी को नहीं पूछा जाएगा। अग्री भी करते हैं ध्यान से। और उसके अलावा अगर कोई कमीशन बनाते, कोई ट्रिब्यूनल बनाते, उनके चेयरमैन और मेंबर वगैरह के लिए भी यूपीएससी से नहीं पूछा जाएगा। आर यू विथ मी? ये 4 ऐसी खास बात है जिसके लिए यूपीएससी को पूछा नहीं जाता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट नीचे वाला स्टेटमेंट, प्रेसिडेंट चाहे तो मैटर्स को यूपीएससी के परव्यू से निकाल भी सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, ये तो टिक मार ही देते हैं अपने एग्जाम में, पर निकाल सकते हैं, ये बात थोड़ा कम समझ आता है, या उस वक्त एक्सेप्ट नहीं हो पाता, या जो भी समझ लीजिए। यूपीएससी अपनी तरफ से जितने भी एडवाइस देता है गाइस, ऑल द एडवाइजेज आर एडवाइजरी इन नेचर एंड नन ऑफ देम आर बाइंडिंग इन नेचर। प्लीज, इट कैनॉट बी। जैसे it is not binding on the government. सही बात है।
आगे बढ़ सकता हूँ? फिनिश। मतलब 2 और है अभी। स्टेट इलेक्शन है, हाँ, 2 ही डिफरेंस है, वही करना है। सही है। पहले टेबल, जीपीएससी के चेयरमैन मिस्टर हसमुख पटेल, इज एन आईपीएस रिटायर्ड। एक जगह पर बारीक ध्यान देना है। पहले टेबल, फोटो तो बन गई है ना यूपीएससी की, तो स्वाभाविक है कि जीपीएससी की भी बन गई होगी। टेबल, एसपीएससी 62, 6 years. Guys appointed by governor, resigns to governor. अब एक जगह जो एग्जाम में मिस्टेक होती थी, जैसे इसमें भी नंबर ऑफ मेंबर्स डिफाइन नहीं है, सुनिएगा, इसमें भी 10 साल का क्राइटेरिया है। तो क्राइटेरिया में क्या खास लिखा होगा? 10 साल स्टेट में काम करते होना चाहिए था ना यार, सेंटर भी है। तो पता है जो ऊपर क्वालिफिकेशन है, नीचे वाले में प्लीज ऐसा कर दीजिए। मेरे को पछता ही नहीं था कि फिर मैंने समझा, तब मेरे को समझ आया कि बात तो सही है। आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, ये लोग भी तो स्टेट, मतलब हसमुख पटेल सर रिटायर्ड आईपीएस से सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो थे। तो हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि जीपीएससी के लिए सिर्फ स्टेट में ही 10 साल काम किया हुआ होना चाहिए, पर वो डिफरेंस के वक्त एग्जाम में जब आता है ना, दैट ही और शी मेंबर्स शुड, हाफ ऑफ द मेंबर्स शुड हैव बीन वर्कड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड फॉर एसपीएससी, तो स्टेट देखते ही पहले स्टेट ही दिमाग में आता है कि ना सेंटर में थोड़ी काम क्यों नहीं कर सकते। यू नीड अ गुड टीम ऑफ पीपल ना, तो व्हाट हैज दैट गॉट टू, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन होना चाहिए लोगों में। तो वो एक मिस्टेक होती है, उस चीज़ का ध्यान रखना है बस। मैं यहाँ मेंशन भी करा देता हूँ कि एटलीस्ट 10 years अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट दोनों हैं भाई, वो मिस्टेक नहीं। और वो तो कर दिया ना हमने, बस तो एक वो पार्ट है। टेबल में आगे बढ़े। टेबल में रिपोर्ट टू गवर्नर, सैलरी एंड अलाउंस गाइस, सीएफएस, पेंशन सीएफएस, रीअपॉइंट, कहाँ गया? अरे वो दाग हटा दिए। लॉजिक तो सेम है, नॉट ऑन सेम चेयर ही होगा। फिर क्या है रीअपॉइंटमेंट के बाद? रिमूवल स्पेशल, बाद में बात, मतलब एक्चुअली लिखते हैं सेम एज यूपीएससी, क्योंकि एग्जाम में तो वही काम का है। सेम एज यूपीएससी, काम सेम है, मतलब स्टेट सर्विसेज। चलो आज तक जितना पढ़ाया स्टेट, ये जो कोर्स में इससे पहले सिर्फ एक बार स्टेट सर्विसेज को लेकर बात किया हूँ। कब? हाँ, जीपीएससी को लेकर एक बार बात किया हूँ। जीपीएससी को लेकर एक बार बात किया हूँ। हिंट पिछले 3 दिन में, हिंट यस्टरडे। जुडिशियल सर्विसेज के वक्त जीपीएससी को कंसल्ट किया जाता है, क्योंकि सेंटर में जुडिशियल सर्विसेज है ही नहीं। तो उसके वक्त गवर्नर याद आ रहा है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, वो एक ही जगह है। ओके, बोर्ड पे एसपीएससी गाइस, ये सेम एज यूपीएससी है।
इंडिपेंडेंस सेम है, फंक्शंस सेम है, वो सब जो लोग डिफरेंस बोलते हैं एडिशनल फंक्शन वो स्टेट लेजिस्लेचर देगा, स्टेट वो सब तो ओके है ना, मतलब उसमें कुछ फर्क होता ना अगर लॉजिक से तो मैं पहले ही पुट कर देता उस बात को। लिमिटेशंस, बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा बच्चों, इधर 2 ही है उधर 4 है, तो यहाँ लिखा है कि जीपीएससी में ओबीसी एससी एसटी ये वो के कोटा में आप नहीं कर सकते, बट टेम्पररी और वो वाला इसमें आता ही नहीं है, और क्लास 4 ऑफिसर्स और ये वो ट्रिब्यूनल के चेयरमैन वगैरह। अच्छा ये भी रहेगा, गवर्नर कैन एक्सक्लूड पोस्ट वाला, रोल सेम है। ये वाली बात जो मैं कर रहा था, ये यूपीएससी के पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जुडिशियल सर्विस की कोई काम है ही नहीं, तो बात क्या। आगे बढ़ सकते हैं। सेम है, अलग होता तो पॉइंट आउट करता, आपको मिले तो बताइएगा ऑब्वियसली। जॉइंट सुनते हैं, होता क्या सुनते हैं बच्चों। गुजरात, महाराष्ट्र, इन दोनों का अपना जीपीएससी और एमपीएससी नहीं है, एमपीपीएससी, तो एक नया संस्था बना है जिसका नाम है जीएमपीएससी, इसको जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछता हूं। इज इट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? तो फिर कानून कौन बनाएगा? पार्लियामेंट, क्योंकि किसी भी एक राज्य को तो दे ही नहीं सकते काम बनाने के लिए, तो इसमें वो 3-4 बातों का फर्क है। इसके सारे रूल रेगुलेशन काम बात हाबी जाबी सब पार्लियामेंट बना के क्या करेगा? राज्यों को सौंप देगा, और जिम्मेदारी किसको देगा? गवर्नर्स को, कि अपने हिसाब से देख लेना, और फिर ये काम करेंगे। यही तो इसका तर्क होगा ना। और जब बात हो रही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। बोर्ड पे जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन 2 के लिए क्रिएट किया जा सकता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। बराबर है। प्रेसिडेंट चुनेंगे 6 years, ये वो सब, मतलब मैंने इसका फंडामेंटल आपको बता दिया कि क्या है, इतना ही पढ़ना है। और जब आप वो टेबल बनाएंगे ये वो, तो टेबल में मैं ये क्यों नहीं डलवा रहा? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, अदरवाइज मतलब बात करते हैं ऐसे, मतलब उसका बेसिक फंडा वो है। उसमें प्रेसिडेंट बनाते, अपॉइंट करते, सब कुछ करते, उसके बाद गवर्नर मेजर काम संभालते हैं, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है। आज का कोटा फिनिश, क्योंकि उसको रीड करना है, द टेबल पार्ट इज़ फाइन, नोट मेकिंग करना पड़ेगा कुछ बारीक चीज़। जैसे पता है मैंने बात किया था कि कुछ 5-7 एग्जाम रिलेटेड पॉइंट लिखते हैं, 2-4 लिखिए ना। फर्स्ट, कैग अलोन इन, लिखे हो जाएगा। कैग अलोन इन सेकेंड एंड थर्ड शेड्यूल, घर जाके मैच भी करना है। कैग अलोन इन सेकेंड एंड थर्ड शेड्यूल। ईसी क्वाजी जुडिशियल, ईसी क्वाजी जुडिशियल। यूपीएससी एसपीएससी
removal different. UPSC, SPSC, removal different. 4 bulwarks. 4 bulwarks. CAG, SC, EC, UPSC. CAG, SC, EC, UPSC. फिलहाल इतने ही पोस्ट्स पढ़ाए हैं. जब NCSC, NCST, फाइनेंस कमीशन वो पढ़ा दूंगा तब उनको लेकर भी कुछ कुछ बात करेंगे. उसके अलावा कहीं कहीं पर जो बारीक बात हुई है वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप एक पेज पर सारे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के वो फैक्चुअल एस्पेक्ट्स लिखेंगे. टेबल विल ऑल्सो हेल्प एंड द बेस्ट पार्ट इज़ अगर आप हर एक का वर्किंग का फ्लो बना लेंगे जो बीच बीच में स्लाइड्स में बनाया गया तो उससे काम कंपैरेटिवली आसान हो जाता है. Fair? Thank you for the patience.